प्लीज एक मैसेज करें और बताएं। ओके जी, हमारी जो लास्ट मुलाकात थी, आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस जो अटेंड की हैं, वो जो 2 क्लासेस अटेंड की होंगी, एक IAS 21 किया था और एक आपने किया था प्यारे बच्चों IAS 37। आज के लेक्चर में हम इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। आपने ये लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, IAS 37 भी अटेंड कर लिया और IAS 21 भी अटेंड कर लिया, सही है। अब हम इन दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलें जी, रेडी हो जाएं। बेटा जी, आप लोगों ने जब IAS 21 आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें 2 एरियाज पढ़े थे, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। याद है, इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में 2 एरियाज पढ़े थे, एक था मॉनेटरी और एक था नॉन मॉनेटरी। एक मॉनेटरी था और दूसरा नॉन मॉनेटरी था, याद आया। एक मॉनेटरी था, दूसरा नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी में क्या था, कैश था या अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, याद है, यानी रिसीवेबल्स और पेबल्स, ये सब आपने पढ़ा था। तो इन रिसीवेबल्स और पेबल्स की अकाउंटिंग कैसे होती थी, जिस दिन ट्रांजैक्शन होती थी उस दिन के एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड होता था। जिस दिन ट्रांजैक्शन होती थी उस दिन के एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड होता था। फिर अगर बीच में ईयर एंड आ गया तो ईयर एंड पर आप अपने रिसीवेबल और पेएबल को यानी मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड के एक्सचेंज रेट के हिसाब से रीट्रांसलेट करते थे। और जो भी एक्सचेंज गेन या लॉस अराइज होता था, जो भी एक्सचेंज गेन या लॉस अराइज होता था उसको पीएनएल में चार्ज कर देते थे। जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस अराइज होता था उसको पीएनएल में चार्ज कर देते थे, उसको पीएनएल में चार्ज कर देते थे। याद आया, ठीक है। और फिर जब फाइनली पेमेंट आती थी, फाइनली उसकी पेमेंट आती थी, गौर से सुनना, तो पेमेंट का भी जो एक्सचेंज, सुनना गौर से, पेमेंट का भी जो एक्सचेंज, पेमेंट के टाइम पे भी जो एक्सचेंज गेन लॉस होता था वो भी पीएल में जाता था। इन शॉर्ट, आप सबने लास्ट क्लास ली है, इन शॉर्ट मॉनेटरी आइटम्स का जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस था वो सब पीएल में जाता था, सही है। अब देखेंगे एक ओटी केस है, इसमें पहले जो 2 सवाल आते हैं वो मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड है, सही है। तो अभी मैंने मॉनेटरी बताया और उससे रिलेटेड अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको निपटाते हैं। आपके सामने मौजूद है ये वैंस के नाम से, VANCE, ये सवाल। आप चाहें तो इस सवाल की पिक्चर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसी विश, ठीक है। चलो, अब क्या कह रहे हैं, वेंस बाइज एंड सेल्स गुड्स इन क्रोमिट्स बट इट हैज अ फंक्शनल करेंसी ऑफ डॉलर्स। याद है बेटा, इनकी फंक्शनल करेंसी डॉलर्स है, सही है। यानी अल्टीमेटली हमें चीजों को डॉलर में शिफ्ट करना होगा। अल्टीमेटली प्यारे बच्चों, हमें चीजों को किसमें शिफ्ट करना होगा, डॉलर में। वेंस परचेज गुड्स फॉर KR क्रोमिट्स 10,000 क्रोमिट्स की इन्होंने चीजें ली, कब, 1 सितंबर X1 को। डेट जहन में रखना, 1 सितंबर X1 को। तो जिस दिन खरीदी होगी उसी दिन के एक्सचेंज रेट पर एंट्री बन गई होगी, परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट। जिस दिन बाय की होगी उस दिन के एक्सचेंज रेट पर हुजूर वाला एंट्री बन गई होगी, परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, सही है। एट वेंस ईयर एंड of 31st December X1 this amount remains unpaid, okay, यानी ईयर एंड पर ये अनपेड है। अब इतनी सी लाइन से मुझे पूरी गेम समझ में आ गई। मैं 2 काम करूंगा, जिस दिन खरीदा है उस दिन के एक्सचेंज रेट पे एंट्री बनाऊंगा, परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट। और फिर ईयर एंड तक इस पेएबल को पे नहीं किया ना, तो ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पर अपनी मॉनेटरी आइटम को लेकर आऊंगा और जो भी एक्सचेंज गेन या लॉस होगा वो सब पीएनएल में गिरा दूंगा। बस यही सिखाया है आपको,
ठीक है, देखें अब चलें, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो जी, ये अलग बस इतना पढ़ा है मैंने, अभी यहाँ तक पढ़ा है, देखो सिर्फ ये ऊपर का बताओ। 1 सितंबर को, ये देखो इधर देखो, 1 सितंबर को एक्सचेंज रेट क्या है, 10 क्रोमिथ इज इक्वल टू $1। क्रोमिथ 10 क्रोमिथ $1 के बराबर है, और हमने 10,000 क्रोमिथ का, ये देखो हमने 10,000 क्रोमिथ का वो परचेजेस की है। तो अगर मैं यहाँ 1 सितंबर की एंट्री बनाऊं, अगर मैं अगर मैं 1 सितंबर की एंट्री बनाऊं, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, रेट क्या है, 10 क्रोमित $1 के बराबर है। यानी अगर मैं क्रोमित से डॉलर पे शिफ्ट होऊंगा तो छोटे नंबर पे आऊंगा ना, 10 से 1 पे आने का मतलब बड़े से छोटे नंबर पे आ रहा हूं, और बड़े से छोटे नंबर पे आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा भाई। 10 क्रोमित $1 के बराबर है, तो इसका मतलब अगर मैं क्रोमित से डॉलर पे शिफ्ट करूंगा तो बड़े से छोटे नंबर पे आ रहा हूं ना, तो बड़े से छोटे पे आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, बड़े से छोटे पे आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10,000 डिवाइड बाय 10, 10,000 डिवाइड बाय 10, ये एंट्री बनेगी। इधर देखो, परचेजेस डेबिट 1,000 और पेएबल क्रेडिट 1,000, सही, ये एंट्री बन जाएगी, परचेजेस डेबिट 1,000 और पेएबल क्रेडिट 1,000। अब देखते हैं ईयर एंड क्या है। ईयर एंड है प्यारे बच्चों, ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर X1। ईयर एंड है 31 दिसंबर X1। बताएं ईयर एंड पे रेट क्या हो गया। ईयर एंड पे रेट देखो 8:1 है, ईयर एंड पे 8:1 का रेट है। तो बताओ, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10,000 का हमारा पेएबल है, 10,000 क्रोमित का, डिवाइडेड बाय 8 कर लो। 10,000 को डिवाइड बाय 8 करते हैं, देखें क्या आंसर आता है। 1250। 10,000 डिवाइड बाय 8 इज $1250, $1250, सही है, ओके। तो अब बताओ, 1,000 वाला पेबल बैठे बैठाए $1,250 का हो गया बेटा। $1,000 का पेबल बैठे बैठाए $1,250 हो गया। यानी अपनी तवज्जो तवज्जो अपनी लाइबिलिटी $250 से बढ़ गई, अपनी लाइबिलिटी $250 से बढ़ गई, अपनी लाइबिलिटी $250 से बढ़ गई। तो अब जब अपनी लाइबिलिटी $250 से बढ़ गई, तो लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान है बेटा, लाइबिलिटी का बढ़ना बुराई है। तो अपने पास एक्सचेंज लॉस आया, एक्सचेंज गेन नहीं आया, ठीक है, एक्सचेंज लॉस आया। तो हम इस एक्सचेंज लॉस की एंट्री बना देंगे, देखें, पीएनएल डेबिट 250, पीएनएल डेबिट 250 और पेएबल क्रेडिट 250, सही है, ओके। ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया, ये आंसर है सी। देखो, what gain or loss should be recorded in the statement of profit and loss for the year ended 31st December X1 in relation to the payable recorded for the purchase of goods, for the purchase of goods, सही है बेटा, ये है आंसर। 250 का लॉस आ गया। एक बात एक्स्ट्रा सुन लो, ईयर एंड पर अपना पेबल 1,250 का रिपोर्ट होगा, ईयर एंड पर अपना पेबल 1,250 रुपए का होगा, ईयर एंड पर अपना पेबल 1,250 का होगा, ओके, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन डन, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों डन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहां से पढ़ते हैं। अब ये कौन सा केस है, अब जो मैं केस सुनाने जा रहा हूं ये वाला, ये देखो, ये नजर आ रहा है। अब ये क्या केस है बताऊं। अगर तुम लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की है, अगर सच में वाकई लास्ट क्लास अटेंड की है, तो उसमें एक ऐसा किस्सा भी था कि पहले आपने गुड्स खरीदी या गुड्स बेची, फिर थोड़ी पेमेंट कुछ दिनों बाद आए और थोड़ी बाद में आएगी, यानी पार्शियल पेमेंट, सामने वाली पार्टी आपको पार्शियल पेमेंट कर रही है, पार्शियल पेमेंट, याद है। तो अब ऐसा सवाल भी आप लोगों को मैंने उस वीडियो में कराया था, पिछले वाली वीडियो में, और इस बार देखो इसमें भी आया हुआ है। आइए करते हैं, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह सही होगा। वेंस, देखें बेटा, वेंस सोल्ड गुड्स, अब बेची ऑन 1 सितंबर X1, उसी दिन बेची, फॉर KR 60,000, क्रोमित 60,000 में बेच दी। अब कुछ महीनों बाद, यानी अगले ही महीने 1 अक्टूबर X1 को वेंस रिसीव 30,000, आधे पैसे अभी आ गए, द रिमेनिंग 30,000 इज अनपेड एट 31 दिसंबर, बाकी आधे अनपेड है। देखा बेटा, 60,000 क्रोमित की सेल की, जिसमें से 30,000 अगले ही महीने आ गए और 30,000 ईयर एंड तक
अनपेड है 30,000 ईयर एंड तक क्या है, अनपेड है 30,000 ईयर एंड तक अनपेड है। सही है। अब देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, जिस तरह पहले पढ़ाया था उसी तरह यहाँ भी पढ़ाऊंगा। देख लो इधर, यहाँ देखें स्ट्रेटेजी। मैंने पहले एक डेट लिखी 1 सितंबर, देखते रहो। दूसरी डेट लिखी 1 अक्टूबर और तीसरी डेट लिखी ईयर एंड। ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। ओके, ये बात मुझे भी पता है कि टोटल 60,000 की सेल हुई है। टोटल सेल कितनी हुई है, 60,000 क्रोमित की सेल हुई है। ठीक है, बताओ जिस दिन सेल हुई होगी उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या है। 1 सितंबर का एक्सचेंज रेट ये रहा 10:1। 1 सितंबर का एक्सचेंज रेट है 10 क्रोमित इज इक्वल टू 1। 10 क्रोमित 10 क्रोमित इज इक्वल टू $1। तो बेटा 10 क्रोमित $1 के बराबर है। तो अगर क्रोमित से डॉलर पे शिफ्ट होगा तो छोटा नंबर आएगा, तो डिवाइड बाय 10 कर दो। इधर देखो, तो ये आ जाएगा 6,000। तो आप पहले तो एक कंपाउंड एंट्री बना दो, डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री बना रहा हूँ, डायरेक्ट एक एंट्री बना रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ एंट्री बनाई, रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट 6,000 और सेल्स क्रेडिट 6,000। रिसीवेबल डेबिट 6,000 और सेल्स क्रेडिट 6,000। रिसीवेबल डेबिट 6,000 और सेल्स क्रेडिट 6,000। लेकिन मैं चालाक हूं और आप सबने पिछली क्लास हम सबने देखी भी है, मुझे पता है आगे जाके 60,000 क्रोमित 30,000 में टूट जाएंगे। आगे जाके ये 60,000 क्रोमित 30,000 में टूट जाएंगे क्योंकि पेमेंट अलग अलग आने की है। तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ कोने पे एक काम कर रहा हूं। देखो क्रोमित लिखा, ये देखो 30,000 क्रोमित की वर्किंग अलग कर लेता हूं। 30,000 डिवाइड बाय 10 3,000 और दूसरे 30,000 की अलग कर लेता हूं। ऐसे ही दिखाने के लिए कर रहा हूं यार, ये कुछ भी नहीं है। 3,000 यानी दोनों का मुझे पता है कितने कितने। ये जो $6,000 है इस तरह बनाए 3-3,000 करके। ये जो 6 बनाए कैसे बनाए, 3-3 करके बनाए। सही है। अब बताओ पेमेंट कब आई है। पेमेंट देखो, पेमेंट आई है, आधी पेमेंट आई है 1 अक्टूबर X1 को, और उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था 10.5। ये देखो, ये देखो 1 अक्टूबर को एक्सचेंज रेट क्या था 10.5:1। तो इस दिन जब 30,000 क्रोमित की, इधर देखो, इस दिन जब 30,000 क्रोमित की पेमेंट आई होगी तो 30,000 क्रोमित इस दिन कितने के बराबर होगा, तो 10.5 से डिवाइड कर लो। 30,000 डिवाइड बाय 10.5, 2857। 2857। तो बेटा इस दिन हमारे पास जो सामने वाले ने पैसे दिए होंगे वो दिए होंगे बैंक डेबिट 2857। अच्छा एक मिनट सोचो, सब सोचो। इसी 30,000 क्रोमित को ओरिजिनली हमने बुक किया था कितना, $3,000 बुक किया था। ओरिजिनली इस 30,000 क्रोमित का हमने $3,000 का रिसीवल बुक किया था। तो जब पेमेंट आ गई तो रिसीवल को खत्म कर देंगे। जब पेमेंट आ गई तो हम अपने रिसीवल को खत्म कर देंगे। रिसीवल पूरा 3,000 से खत्म हो जाएगा। रिसीवेबल पूरा 3,000 से खत्म हो जाएगा और बाकी एक्सचेंज लॉस आ जाएगा। बाकी एक्सचेंज लॉस आ जाएगा 143 का, वो हम पीएनएल में डाल देंगे 143 का। ये आपके पास सबसे पहले एक एक्सचेंज लॉस आ गया क्योंकि आपने एक पेमेंट तो रिसीव कर ली है। मेरे प्यारे बच्चों, एक पेमेंट तो आपने रिसीव कर ली, उसका एक्सचेंज लॉस आ गया। एक पेमेंट जो आपने रिसीव की उसका एक्सचेंज लॉस आ गया, उसका एक्सचेंज लॉस आ गया, उसका एक्सचेंज लॉस आ गया। अब अगली बात सुनो, बाकी 30,000 ईयर एंड तक अनपेड है। बाकी 30,000 क्रोमित का जो रिसीवल है वो ईयर एंड तक अनपेड है। तो अनपेड का ट्रीटमेंट क्या होता है, मॉनेटरी आइटम है तो उसको ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे रिट्रांसलेट करेंगे। मॉनेटरी आइटम है तो उसे ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे क्या करेंगे बेटा, रिट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए बेटा ईयर एंड का एक्सचेंज रेट क्या है 8:1। ये देख लो ईयर एंड का एक्सचेंज रेट है 8:1। तो अब देखते हैं यहाँ ईयर एंड पर, इधर 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 ईयर एंड पे देखते हैं 30,000 की कितनी वैल्यू है। यहाँ देखें 30,000 का जो क्रोमित का रिसीवल है वो कितने के बराबर है, डिवाइड बाई 8 करके देखते हैं। 30,000 डिवाइडेड बाय 8, 3750। ठीक है, ये इतने के बराबर है $3750 के। अब बताओ यही 30,000 क्रोमित का ओरिजिनली आपने $3,000 का रिसीवल बुक किया था। इसी 30,000 क्रोमित का रिसीवल जो आपने ओरिजिनली बुक किया था 1 सितंबर को $3,000 का बुक किया था, और वो बैठे बैठाए कितना हो गया 3750। वही $3,000 का रिसीवल बैठे बैठाए हो गया 3750। मेरे प्यारे बच्चों, रिसीवेबल्स का बढ़ जाना अच्छा होता है ना, रिसीवेबल्स का बढ़ जाना अच्छा होता है ना। तो आपको 750 का एक्सचेंज गेन हो गया। आपको 750 का क्या हो गया, एक्सचेंज गेन हो गया। देखो मैं यहाँ एंट्री बना रहा हूँ उसकी,
रिसीवेबल डेबिट 750, P&L क्रेडिट 750, ठीक है। रिसीवेबल डेबिट 750 और P&L क्रेडिट 750, ऐसा ही है। तो अब आप मुझे बताएं, इस पूरे साल की पिक्चर देख लें अच्छी तरह, ये देखें पूरे साल की पिक्चर देखी आपने। इस पूरे साल में एक्सचेंज गेन और लॉस नेट कितना हुआ है? 1 अक्टूबर को 143 का लॉस हुआ था, देखो आंखें खोलो, 1 अक्टूबर को 143 का लॉस हुआ और अभी ईयर एंड पर 750 का गेन हुआ। देखो मैं नेट दोनों को नेट करता हूं, उसने नेट मांगा है 750 माइनस 143, 607 का नेट आपको गेन हो गया, ये आंसर है। देखो 20 द आंसर, 607 का आपको नेट गेन हो गया है, 607 का आपको नेट क्या हो गया, गेन हो गया है। ओके, काइंडली देख लें, अच्छी तरह देख लें और एक मैसेज करें मुझे इफ यू गॉट इट, एक मैसेज कर दें मुझे प्लीज। ठीक, हाँ जी बोले, समझ गया बात को। अब अच्छा बेटा, ये तो मैंने मॉनेटरी आइटम का रिवीजन करा दिया। अब नॉन मॉनेटरी आइटम क्या थे? मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन बताई थी आपको, उस वक्त भी बताई थी उस वीडियो में। और नॉन मॉनेटरी क्या डेफिनेशन है? सीधी सी डेफिनेशन है, जो लड़की नहीं है वो लड़का है, खत्म। हर वो एसेट जो मॉनेटरी की डेफिनेशन को मीट नहीं करता वो नॉन मॉनेटरी है, खत्म। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेंटरी हो गई, इनटेंजिबल एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हो गई, शेयर्स हो गए, ये सब नॉन मॉनेटरी हैं। इनके अंदर मॉनेटरी वाली जो डेफिनेशन पढ़ाई थी, ना ये कैश है, ये सब कोई कैश नहीं है, ना ये कोई अगर ये हमारे पास पड़े हैं तो कोई हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, तो ये रिसीवेबल्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं। इन्वेंट्री हो गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इनटेंजिबल्स हो गए, शेयर्स हो गए, सब नॉन मॉनेटरी है। अब नॉन मॉनेटरी के लिए सीधा उसूल उस वीडियो में आपको याद होगा, मैं रिवाइज करा रहा हूं अभी सिर्फ, कि अगर नॉन मॉनेटरी वाली चीज पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है? कॉस्ट मॉडल। तो बस जिस वक्त खरीदा है आपने पहली बार, जिस वक्त आपने उसे पहली बार खरीदा है, उस वक्त के एक्सचेंज रेट पर अपने पास शिफ्ट कर लो, बस खत्म। और फिर सो जाओ, नींद करो आराम से, कुछ भी नहीं करना। जिस वक्त खरीदा है उस वक्त के हिस्टोरिकल रेट पर अपने पास शिफ्ट कर लो और फिर कुछ भी नहीं करो, बस फिर डेप्रिशिएट करते रहो अगर डेप्रिशिएटिंग है, वरना छोड़ दो। ये तो कॉस्ट मॉडल की कहानी थी। बस रिवैल्यूएशन मॉडल एक वाहिद मॉडल था कि जिसमें आपको क्या होता है कि बाद में आप जब रिवैल्यू करोगे ना फ्यूचर में, तो रिवैल्यूएशन वाले दिन का एक्सचेंज रेट यूज होगा, लेकिन ये रिवैल्यूएशन मॉडल में होता है। वरना कॉस्ट मॉडल वाली चीजों पे बस एक बार जब खरीदा था उस दिन के एक्सचेंज रेट पर अपनी बुक्स में शिफ्ट कर लेना और फिर सो जाना, खत्म, यानी हिस्टोरिक रेट, ठीक है। तो अब आपको पता है इन्वेंट्री के लिए आपने पढ़ा है IS2, और IS2 सेज इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो आम दस्तूर यही है कि इंसान चीजें खरीदता 100 रुपए की है और उसको बेचता 150 रुपए की है, महंगी बेचता है भाई। सस्ता खरीद के महंगा बेचता है, तभी तो नफा होता है। रोज सुबह लोग घर से प्रॉफिट कमाने ही तो निकलते हैं बेटा, रोज सुबह लोग घर से प्रॉफिट कमाने ही तो निकलते हैं, नहीं समझे? तो नॉर्मली इन्वेंट्री में प्रॉफिट तभी होता है जब कॉस्ट कम हो। तो इन्वेंट्री नॉर्मली लोअर पे रिकॉर्ड होने का मतलब कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। और इन्वेंट्री इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, और हर वो नॉन मॉनेटरी आइटम जो कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही है, हर वो नॉन मॉनेटरी आइटम जो कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही है, वो हिस्टोरिक रेट पे रिकॉर्ड होगी। सही है, ओके। ये पढ़ाया था, चलो अब ये लास्ट MCQs देख लो, ये ट्रू एंड फॉल्स, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, पढ़ो। The inventory purchased on 1st October X1 should be retranslated at the closing rate if goods in remain in the नहीं, inventory is a non monetary item।
मॉनेटरी आइटम को हमेशा ईयर एंड के रेट पे लाते हैं, मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड के रेट पे लाते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम को तो उसी जब खरीदी थी उसी दिन के रेट पे। तो दिस इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज पक्का फॉल्स। देन फॉरेन एक्सचेंज गेन्स विल बी एडेड इन द रेवेन्यू फॉर द ईयर, नेवर। बेटा ये जो आपने ऊपर अभी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस निकाला ना, ये जीपी के बाद नीचे आता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है, ये सेल्स रेवेन्यू में थोड़ी ऐड होता है, ये कोई हमारी प्राइमरी एक्टिविटी थोड़ी है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो झूठ, स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो झूठ, फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो फॉल्स। सही, सही बातें समझ में आ रही है, मैसेज करें। अब यहां से मैं मूव कर रहा हूं IAS 37 पे। ये जो एक पिक्चर आपके सामने थोड़ी सी लाइट है, लेकिन ये एक पास्ट पेपर है, उसकी एक कटिंग मैंने लगाई है, नजर आ जाएगा आपको, जरा सा मैं इसको हाईलाइट करूंगा तो नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब याद करें IAS 37 में, IAS 37 में, IAS 37 का नाम क्या था? प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट। IAS 37 का नाम था प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। ओके, मेरी बात सुने, उसमें प्रोविजन की आपने रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा था। व्हाट इज द रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजन? तीन बातें थी बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी ऑब्लिगेशन का जिंदा होना जरूरी है, नंबर 2 प्रोबेबल आउटफ्लो, एंड नंबर 3 रिलायबल एस्टिमेट, नंबर 3 रिलायबल एस्टिमेट। ये सवाल जो इस वक्त आपके सामने है, ये दिस इज रिलेटेड टू रिलायबल एस्टिमेट, इट इज रिलेटेड टू रिलायबल एस्टिमेट। In my last class, I discussed that how to do reliable estimate. There are statistical tools for reliable estimate, if you remember. हाँ, अगर आपको याद हो तो statistical tools होते थे, और वो दो होते थे, एक था EVA expected value analysis था, एक होता था EVA expected value analysis, और एक होता था most likely outcome। एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस में क्या होता था, डिफरेंट आउटकम्स गिवन होते थे, उन आउटकम्स को, डिफरेंट आउटकम्स को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, डिफरेंट आउटकम्स को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, तो आपके पास आ जाता था एक वेटेड एवरेज आ जाता था, उन सबको एडअप करके फिर आप प्रोविजन बना देते थे, याद है? सही, ये था ईवीए। और मोस्ट लाइकली आउटकम में क्या होता था? मोस्ट लाइकली आउटकम में, इसका नाम पढ़ो, मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली नाम क्या है? मोस्ट लाइकली। तो जो भी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती थी ना, जिस आउटकम की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती थी, उसको डायरेक्टली पिक करके प्रोविजन बना देते थे। याद आ गया? हाँ। अब आखिरी सवाल, सर ये ईवीए कब यूज होता है? ईवीए कब यूज होगा और मोस्ट लाइकली आउटकम कब यूज होगा? सुनिए, समझाता हूँ। ईवीए यूज होता है जब मोर देन वन ट्रांजेक्शन हो, यानी बहुत सारे यूनिट्स बेचे हो आपने, एग्जाम्पल वारंटीज, एग्जाम्पल वारंटीज, जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो वहां ईवीए यूज होता है। और मोस्ट लाइकली आउटकम कब यूज होता है? इन केस ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। मोस्ट लाइकली आउटकम कब यूज होता है? इन केस ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल कोर्ट केस, एग्जाम्पल कोर्ट केस, एग्जाम्पल। अब चलें सवाल पढ़ते हैं। Skeptic has two potential liabilities to assess. The first is an outstanding court case concerning a customer claiming damages for losses due to faulty components supplied by Skeptic. सही है, पहला कोर्ट केस है। पहला क्या है? कोर्ट केस। कोर्ट केस इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, कोर्ट केस इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, दैट मींस यहां पर मोस्ट लाइकली आउटकम पे काम होगा। आगे पढ़ें। The second is the provision required to protect warranty claims against 2 lakh units, more than 1 units बेचे, more than 1 units बेचे, more than 1 transaction, तो इस पे EVA अप्लाई होगा of retail goods supply for 1 year warranty। ठीक है, अब ये आपके पास डेटा गिवन है, दोनों का अमाउंट ऑफ प्रोविजन बताना है मैंने। ठीक है, चलो इधर देखो, पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कोर्ट केस के लिए। कोर्ट केस में ये देखो, इधर देखो, इसमें एक तरफ लिखा है 10% चांस है कि कोई डैमेज नहीं होगा, 65% चांस है कि 4 मिलियन का डैमेज देना पड़ेगा, और 25% चांस है कि 6 मिलियन। तो बेटा बताओ, इन तीनों में से सबसे हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है? इन तीनों में से सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है 65%। तो बस
जब मोस्ट लाइकली आउटकम के थ्रू काम करते हैं तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है डायरेक्ट उसी का प्रोविजन बना देते हैं। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है डायरेक्ट उसी का प्रोविजन बना देते हैं। तो आप आंसर आ जाएगा इधर देखो, पीएनएल डेबिट 4 मिलियन और प्रोविजन क्रेडिट 4 मिलियन। पीएनएल डेबिट 4 मिलियन और प्रोविजन क्रेडिट 4 मिलियन, ऐसा ही है। सही। अब नेक्स्ट सुनो बेटा, ये वारंटी क्लेम्स जो है ना, इस पे मैं ईवीए अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा? ईवीए। सही। तो बेटा लिखा हुआ है 70% ऑफ सेल विल हैव नो क्लेम, 20% ऑफ सेल विल रिक्वायर अ $25 रिपेयर एंड 10% ऑफ सेल विल रिक्वायर अ $120 रिपेयर। अब देखें मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। टोटल यूनिट्स याद रखना 2 लाख है। टोटल यूनिट्स 2 लाख है। देखो मैं पहला केस कर रहा हूँ, 200,000 इंटू 70%, ये 1,40,000 आया। यूनिट्स इस पे कोई क्लेम नहीं होगा तो इंटू 0 कर दिया तो ये 0 आया। ठीक है, फिर लिखे 200,000 यूनिट्स इंटू 20%। 20% कितना होता है बेटा? 40,000 यूनिट्स आ गए इंटू $25। एक मिनट, अजान हो रही है, अजान हो रही है, चुप हो। चलो तो बेटा 20% चांस है कि 2 लाख यूनिट्स वापस आएंगे फॉर $25 रिपेयर। सही। तो 4 लाख इंटू $25 होता है 1 मिलियन। ठीक है, ये होता है 1 मिलियन। ओके। अच्छा बेटा, फिर 2 लाख यूनिट्स लिखे, फिर 200,000 यूनिट्स लिखे, इंटू कितना है 10%, ये आ गया 20,000 यूनिट्स।
ओके, टाइम्स कितना, $120 रिपेयर, तो ये आ गया 24 लाख, विच इज इक्वल टू 2.4 मिलियन। तो टोटल 3400,000 3.4 मिलियन का प्रोविजन बन जाएगा। सही है। इस केस में जो वारंटी वाले केस में जो प्रोविजन बनेगा वो टोटल 3400 का प्रोविजन बनेगा, टोटल 3400 का प्रोविजन बन जाएगा, टोटल 3400 का प्रोविजन बन जाएगा। ओके, सही, पक्का, ऐसा ही है। अब ये सवाल हो गया, डन हो गया। इसमें सिर्फ इसने रिलायबल एस्टिमेट से रिलेटेड पूछा था। एक बार इसने मोस्ट लाइकली आउटकम पे आपको टेस्ट किया और एक बार इसने आपको टेस्ट किया ईवीए पे, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस। अब ये एक ओटी केस है, ये एक ओटी केस है, आपकी एग्जाम किट में भी है। चलो ये लो, इसको एक नजर पढ़ो, इसकी आप 3 रिक्वायरमेंट्स करें, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं आपको अगर बोलते हैं तो ये आपको भेज भी देता हूं, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। दिस इज रिलेटेड टू लास्ट क्लास, आप सबने ये क्लास अटेंड की हुई है। दिस इज टोटल IS-37, दिस इज टोटल IAS-37। करें, स्टार्ट करें। आई सेंट यू 2 पेजेस। चलें, आप लोग अपने सजेस्टेड आंसर्स दें। स्टार्ट करो बेटा, देखो आपके माइंड में क्या आंसर आता है, जल्दी करो।
चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट क्लास आनी चाहिए, पहले बोल दिए। आपके पास सवाल मैंने भेज दिया है, सवाल यहाँ भी नजर आएगा, एज यू विश, जहां देखना चाहे देख सकते हैं बेटा, दोनों में से। अच्छा जी, अब on 7th January 2005, Hermoine was informed that it was being sued by employees in respect of a workplace accident took place. Once again केस है, केस एक सिंगल ट्रांजैक्शन होती है, केस एक सिंगल ट्रांजैक्शन होती है, तो ऐसी सूरत हाल में हम मोस्ट लाइकली आउटकम पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मोस्ट लाइकली आउटकम, ठीक है। लीगल एडवाइजर्स हैव एडवाइज्ड दैट हर्मोइन इज सर्टेन टू लूज। सर्टेन का मतलब प्रोबेबल चांसेस है, प्रोबेबल चांसेस है, यानी बस हाईली लाइकली है। दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। 30% चांस है कि 1 मिलियन पे करना पड़ेगा, 60% चांस है कि 2 मिलियन और 10% चांस है कि 3 मिलियन। अब एक मिनट ठंडे दिल से सोचो, अभी ऊपर सवाल किया है मैंने, अभी तुम्हें कहा था कि मोस्ट लाइकली आउटकम वाले केस में, मोस्ट लाइकली आउटकम वाले केस में, मोस्ट लाइकली आउटकम वाले केस में जिस चीज की परसेंटेज सबसे ज्यादा हो डायरेक्ट उसको उठा लेते हैं। तो कितना उठाएंगे? 2 मिलियन। डायरेक्ट 2 मिलियन उठा लेंगे और बस 2 मिलियन इज योर आंसर। डायरेक्टली 2 मिलियन इज योर आंसर। डायरेक्टली 2 मिलियन इज योर आंसर। ये रहा 307 का आंसर, देख लो, ये रहा सी आंसर है। 307 का आंसर है सी। 307 का आंसर इज सी। ओके, सही। अब ये नीचे एक थ्योरी का जनरल सवाल है, 306 थ्योरी का एक जनरल सवाल है। Which of the following are outlined in IS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets as criteria required for recognition of a provision? सही है। An entity has a present yes, present obligation होना जरूरी है, तो पहली शर्त थी। प्रोविजन के जो 3 पॉइंट्स थे उसमें से पहली कंडीशन यही थी, ठीक है, कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। नंबर 2 पढ़ो, इट इज पॉसिबल, नहीं ये नहीं था, प्रोबेबल था, प्रोबेबल था। आउटफ्लो के चांसेस क्या होने चाहिए? प्रोबेबल। तो ये कंडीशन तो नहीं है बेटा। अब देखें, रिलायबल एस्टिमेट, यस रिलायबल एस्टिमेट था। तो 1 and 3 मेक्स यू सी। 306 का आंसर है सी। 306 का आंसर क्या है बेटा? सी है। ओके, राइट। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। अब यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं, हेरमोइन से। हेरमोइन हैज सोल्ड 1 लाख मशीन, 1 लाख मशीन, मोर देन 1 यूनिट। तो अब यहां मोस्ट प्रोबेबली ईवीए वाला काम होगा, ईवीए वाला काम होगा। that are covered by a warranty agreement as at 31st December X4. If a machine develops a major fault, then the average cost to Hermoine of repairing is $100. बेटा अगर मेजर फॉल्ट हुआ तो $100 का है, हमें लगेंगे। If a machine develops a minor fault, then the average cost to Hermoine is repairing is $30. ठीक है। It is believed that 6% of the machines under warranty will develop major faults and the 8% will develop minor faults. Okay, अब सुनो, टोटल किसी भी चीज का टोटल होता है 100%। 100% में से 8 और 6 दिया हुआ है, 8 और 6 को हटा दो तो बचता है 8 और 6 मिलके 14 होता है। तो अगर 100 में से 14 निकालो तो 86% चांस है कि कोई मशीन वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो टोटल 100% की प्रोबेबिलिटी बता दूं, 100% में से 8% चांस है माइनर डिफेक्ट का, 6% चांस है मेजर का, दैट मींस 86% चांसेस है नो डिफेक्ट्स का। 86% चांस किसका है? नो डिफेक्ट का है। अब देखो इधर मैं सॉल्व करता हूं, इधर देखो मैंने लिखी 1 लाख मशीन्स, देखते रहे, 1 लाख इंटू 86%, 86% चांस है नो डिफेक्ट का, तो 0 आएगा। फिर मैंने लिखा 1 लाख इंटू कितने परसेंट चांस है माइनर का? 6% चांस है मेजर का, सॉरी 1 लाख का 6% होता है 6000, ठीक है। और एक मेजर डिफेक्ट होता है सही $100 में, एक मेजर डिफेक्ट सही होता है $100 में, सही है। ये आंसर आ जाएगा, इसका भी लिख देता हूं। फिर 100,000 मशीन दोबारा लिखी, मल्टीप्लाई बाय 8% चांसेस है कि माइनर डिफेक्ट होगा, 8% चांसेस है, यानी 8000 यूनिट्स, 8000 मशीन आ गई। और एक माइनर डिफेक्ट कितने में सही होता है? $30 में।
एक माइनर डिफेक्ट $30 में सही होता है, ठीक है। चलो 6000 इंटू 100 करेंगे तो इट कम्स अराउंड मेरे ख्याल से 6 लाख आएगा ना। हाँ, ये आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 8000 इंटू 30 2,40,000, ठीक है बेटा। अगर हम इन दोनों को सम अप कर दें तो इट मेक्स 840 8,40,000, ओके राइट। तो आपके पास टोटल आंसर आ गया 840,000 का, ये रहा, ठीक है जी। ये 308 का आंसर आ चुका है। ये 308 का आंसर है। मैं 30 सेकंड के लिए खामोश हो जाता हूँ। मैं 30 सेकंड 1 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ। आप आराम से सुकून से इसको देख लेंगे। बहुत ऑर्डिनरी सी बातें थी। ठीक है बेटा, 8,40,000 आ गया। अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, सुनो। जब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो आपने सुना है, डेफिनेटली लास्ट क्लासेस आपने ली हैं, तो उसमें आप लोगों को याद होगा जब IAS 37 का लेक्चर आपने सुना था। कान लगाओ इधर और सुनो। तो IAS 37 के लेक्चर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी कि IAS 37 दुनिया में क्यों आया। क्यों आया IAS 37 दुनिया में? उसकी वजह ये थी कि लोग झूठे यानी फेक प्रोविजंस बनाते थे। लोग झूठे यानी फेक प्रोविजन बनाते थे और बाद में उनको रिवर्स कर देते थे। बाद में उनको क्या कर देते थे? रिवर्स कर देते थे। लोग झूठे यानी फेक प्रोविजंस बनाते थे और बाद में उसे रिवर्स कर देते थे। बाद में उसे रिवर्स करते थे। ओके, याद आया? तो टेक स्टैंडर्ड बोर्ड ने सख्ती से बोला है कि मैं झूठा प्रोविजन नहीं बनाने दूंगा। और उस वक्त मैंने आप लोगों को मिसालें दी थी, यानी हर वो चीज जो बाद में रिवर्स हो सकती है उसका प्रोविजन नहीं बन सकता। हर वो चीज जो बाद में रिवर्स होने के चांसेस है, यानी यू टर्न लग सकता है जिसमें, उसका प्रोविजन नहीं बन सकता। उसका प्रोविजन नहीं बन सकता। उसका प्रोविजन नहीं बन सकता। ओके राइट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक और चीज अभी से सुन लो। कभी भी उस चीज का भी प्रोविजन नहीं बनेगा। फ्यूचर में अगर कोई फिक्स एसेट बाय करना है तो उसका अभी से कोई प्रोविजन नहीं बन सकता। फ्यूचर में अगर कोई फिक्स एसेट बाय करना है तो उसका अभी से प्रोविजन नहीं बन सकता। उसके पीछे एक बहुत एक्सीलेंट दलील दूं, एक्सीलेंट। अगर फ्यूचर में फिक्स एसेट बाय करना है, अगर तुम इन केस उसका प्रोविजन बनाओगे तो बनाओगे भी कैसे? सोचो। तुम एंट्री बनाओगे फिक्स एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। फ्यूचर के फिक्स एसेट का प्रोविजन कैसे बनाओगे? फिक्स एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। यार फ्यूचर में जो एसेट खरीदना है, अगर उसको अभी से फिक्स एसेट को डेबिट कर दिया तो ये तो IAS 16 के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि एसेट अभी मेरे कंट्रोल में ही नहीं आया। तो मैं उसको कैसे डेबिट कर सकता हूँ? एसेट मेरे कंट्रोल, फ्यूचर का एसेट है भाई, अभी तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं आया, तो मैं एसेट डेबिट कैसे कर सकता हूँ? नहीं समझे? तो कभी भी फ्यूचर के एसेट खरीदने का प्रोविजन तो बन ही नहीं सकता है, तो बिल्कुल जहन में रख लो, ठीक है। ओके, अच्छा अब यहां से शुरू हो रहा है इस सवाल के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। मेरे जो लास्ट लेक्चर था उसके एंड में आखिरी 15-20 मिनट का एक लेक्चर होगा रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का, कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कब बन सकता है। तो मैं याद दिला देता हूं, उसके लिए 2 ऑडिट प्रोसीजर थे। पूरा प्रोसीजर दिया है इसने। नंबर 1, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान का होना जरूरी है। ऑडिटर आपको पूरी तरह चेक करेगा आपकी एक एक चीज, के आपका प्लान मजबूत है। फॉर्मल प्लान का मतलब अप्रूव बाय बोर्ड हो, बच्चों का डिसीजन ना हो, सही है, सीनियर्स का डिसीजन हो, ठीक है। और उसमें सारी चीजें लिखी हो कि कितने लड़के फायर होंगे, क्या होगा, कितने कितनी पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, एवरीथिंग। और दूसरी चीज ये है कि अनाउंसमेंट करके लोगों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी। ओके, ये सब बातें बताएंगी। अब ऑन 15 दिसंबर 2004 द डायरेक्टर्स ऑफ हरमोइन डिसाइडेड टू रीस्ट्रक्चर द बिजनेस। रीस्ट्रक्चर आ गया देखो, ठीक है। एंड क्रिएटेड अ डिटेल्ड एंड फॉर्मल प्लान। पहली शर्त मीट हो गई, फॉर्मल प्लान। ऑन दैट डेट एन अनाउंसमेंट वाज मेड। बस दूसरी शर्त भी मीट हो गई बेटा। फॉर्मल प्लान, डिटेल फॉर्मल प्लान भी बन गया
और अनाउंसमेंट करके लोगों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर दी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने दोनों शराइत मीट कर दी, हमने दोनों शराइत मीट कर दी, हमने दोनों शराइत मीट कर दी। हाँ, अब आगे कह रहे हैं, to the employees who were informed and that they will be redundant, the directors estimate that the restructuring exercise will involve the following costs। रुको, अब ये सवाल किसके ऊपर आया? मेजरमेंट के ऊपर आया। चलो भाई, आपको रीस्ट्रक्चरिंग की तो इजाजत मिल गई, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन तो बना सकते हो। अब ये डिसाइड करना है कि कितने अमाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बनेगा। अब ये डिसाइड करना है कि कितने अमाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बनेगा। जवाब दूं, सिर्फ उन कॉस्ट का रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बनता है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो बिकॉज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, यानी जो हमें एक्सटर्नल पार्टीज को देनी हो, जो हमें एक्सटर्नल पार्टीज को देनी हो, जो हमें एक्सटर्नल पार्टीज को देनी हो। इंटरनल, किसी भी इंटरनल कॉस्ट का रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं बन सकता, जैसे रीट्रेनिंग है, जैसे रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उनका नहीं बन सकता। आप पढ़ो क्या है। रिडंडेंसी पेमेंट, यस, इसका तो बनेगा, ये हम जिन लड़कों को फायर करेंगे उनको देना पड़ेगा, यानी ये तो रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से ही अराइज होगी। नंबर 2, स्टाफ रीलोकेशन कभी भी नहीं, इंटरनल कॉस्ट का कभी कोई प्रोविजन नहीं बन सकता, उसका यू टर्न लग सकता है, वो रिवर्स हो सकती है। और इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने कहा था फ्यूचर में जो आपको फिक्स एसेट खरीदने, फ्यूचर में जो आपको फिक्स एसेट खरीदने उसका तो आप प्रोविजन बना ही नहीं सकते। बहुत सारी वजह, एक वजह ये है कि बाद में डिसीजन रिवर्स हो सकता है, और दूसरी वजह ये है, गौर से सुने, दूसरी वजह ये है कि अगर फ्यूचर के फिक्स एसेट का अभी से प्रोविजन बनाओगे तो एंट्री क्या बनाओगे? फिक्स एसेट को डेबिट करोगे। फिक्स एसेट तो अभी आपका हुआ नहीं है, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप डेबिट कैसे कर सकते हो? आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो आप डेबिट कैसे कर सकते हो? दिमाग से सोचो ना। तो सिर्फ इस रिडंडेंसी पेमेंट 1.2 मिलियन का प्रोविजन बनेगा। इस रिडंडेंसी पेमेंट 1.2 मिलियन का प्रोविजन बनेगा। ओके, तो इसका आंसर देख लो, ये रहा ए। 309 का आंसर है ए, 309 का आंसर है ए, 309 का आंसर है ए। ओके, अब ये आखिरी एक ट्रू एंड फॉल्स का सवाल है, वो भी देख लेते हैं, देखें क्या है। अ लॉ वाज, द फॉलोइंग सिचुएशन हैव अराइजन। मैंने आपसे पहले कहा था हर वो चीज जिसमें यू टर्न लग सकता है उसका प्रोविजन नहीं बनेगा। सुकून से सुने। अ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर X4 requiring Hermione to fit new smoke filters in its factory by February X5 at an estimated cost of 500. By the reporting date, Hermione had not fitted the smoke filters. एक मिनट, एक कानून पास हुआ है कि जिसके जरिए हमें फ्यूचर में स्मोक फिल्टर्स लगाने होंगे। क्या इसका प्रोविजन बन सकता है? जवाब नो। दलील सुनो। तो हो सकता है कि हम उसको अप्लाई करने से पहले, और से सुने, हम उसको अप्लाई करने से पहले ही अपना बिजनेस चेंज कर दें, अपना बिजनेस चेंज कर दें, तो फिर ये तो नहीं काम करना पड़ेगा। एक दलील। दूसरी दलील, मैंने अभी बोला था ऊपर कि फ्यूचर में अगर कोई भी फिक्स एसेट लगाना हो, फ्यूचर में अगर कोई भी फिक्स एसेट लगाना हो, उसकी अभी से एंट्री नहीं बन सकती। अभी से क्या एंट्री बनाओगे? फिक्स एसेट को डेबिट करोगे? वो तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपने खरीदा ही नहीं है, आपने खरीदा ही नहीं है, तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो बेटा इसका प्रोविजन नहीं बन सकता, इसका प्रोविजन नहीं बन सकता। और पॉइंट नंबर 2 वो पॉइंट है जो लास्ट लेक्चर में लिखवाया गया है, लास्ट लेक्चर में IS 37 के लिखवाया था। पढ़ो। बाय द रिपोर्टिंग डेट, sorry, the management accountant of Hermione has reliably forecast an operating loss। फ्यूचर के लॉस को अभी से बुक कर रहा है? कभी भी नहीं। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस को अभी से बुक कर रहा है? नहीं। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगले साल एक लॉस होगा, अभी से प्रोविजन नहीं भाई, नहीं हो सकता है। उस लॉस से पहले पहले आप बिजनेस ही बंद कर दो, उस लॉस से पहले पहले आप अपना बिजनेस ही बंद कर दो, तो दैट मींस देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो इसमें भी नो प्रोविजन है।
इसमें भी नो प्रोविजन है, दोनों में नो प्रोविजन है, दोनों में क्या है बेटा, नो प्रोविजन है, दोनों केसेस में नो प्रोविजन है। ओके ठीक है। अब एक सवाल और हम कर रहे हैं, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आईएएस 16 पढ़ाया था तो आप लोगों को कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट पढ़ाई थी, जब आईएएस 16 पढ़ाई थी तो उसमें कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट पढ़ाया था, बाकायदा पढ़ाया था, और उसमें डीकमीशनिंग कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट का एक नाम भी बताया था, डीकमीशनिंग लायबिलिटी। कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट का एक नाम क्या था, डीकमीशनिंग लायबिलिटी, याद है बेटा? आइए बेटा उससे रिलेटेड सवाल आ गया है। अब Promoil's financial statement for the year ended 30th September X8 were authorized for issue by its director on, ये सारा सब चीजें आईएएस 10 से रिलेटेड है, आईएएस 10 से रिलेटेड है। अभी हमने आईएएस 10 नहीं पढ़ा, वैसे तो F3 में पढ़ा हुआ है, लेकिन इस सवाल में मैं आईएएस 10 को टच नहीं करूंगा, इस सवाल में मैं आईएएस 10 को टच नहीं करूंगा, आई विल जस्ट टच आईएएस 37। ओके नाउ ये वाला पार्ट हमारे काम का है बेटा, ये ही असल पार्ट है जो मैं आपको कराऊंगा। On 1st October X7, Promoil acquired an oil platform at a cost of 30 million। बल्कि मैंने भी तुम्हें जब सवाल कराए थे, मैंने प्लेटफॉर्म के ही सवाल कराए थे, प्लेटफॉर्म के ही सवाल कराए थे। देखो तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताऊं, ये देखो 1 अक्टूबर X7, ये देखो हाँ, और ईयर एंड है हमारा 30 सितंबर X8 है मेरे ख्याल से, हाँ ये देखते रहो। सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म खरीदा, तो प्लेटफॉर्म की हम एंट्री बनाएंगे, प्लेटफॉर्म डेबिट 30 मिलियन और पैसा क्रेडिट 30 मिलियन, कैपिटलाइज कर लिया, प्लेटफॉर्म डेबिट 30 मिलियन और पैसा क्रेडिट 30 मिलियन, याद आया। अब अगली चीज कह रहे हैं the estimated cost of removing the platform at the end of its asset life on 10 साल बाद, देखो Y7 लिखा है, X7 और Y7 में पूरे 10 साल का फर्क है, आपको कैलेंडर रीड करना अब आता है, X7 और Y7 में 10 साल का फर्क है बेटा, 10 साल बाद एक 15 मिलियन लगेंगे, द प्रेजेंट वैल्यू in of $1 in 10 years time using a cost of capital of 8% is 0.46, ये डिस्काउंट फैक्टर है, 0.46 आपका डिस्काउंट फैक्टर है डीएफ, ये आपका डिस्काउंट फैक्टर है डीएफ, सही है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ देखें बेटा, कभी भी आपको फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो सिंपल तरीका आप सबको सिखाया हुआ है, उस फ्यूचर कैश फ्लो को उठा के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली उस फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ आइए, तो अब आपको मैं याद दिला दूं कि ये आपने इस तरह की चीजें पढ़ी हैं कि जो खराब करेगा वो सही करेगा, आपने काम शुरू करा प्लेटफॉर्म पे, तो गवर्नमेंट ने हमसे साइन कराया कि जो खराब करेगा वो सही करेगा, ठीक है, तो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई, ये लीगल ऑब्लिगेशन आपकी अराइज हो गई, इस तरह हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब आप डे 1 पे ही प्रोविजनिंग करोगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे करना, क्योंकि 10 साल बाद जो खर्चा होने का उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आपको याद होगा आपने पढ़ा है कि हर वो लायबिलिटी, प्लीज कान खोलें, हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद की है, हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद वाली होती है, हम उसकी डिस्काउंटिंग करके बेटा प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं आपको, इधर देखो मैं निकाल रहा हूं यहाँ, पीवी ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी, ये देखो ये हो जाएगी फ्यूचर में लगने के 15 मिलियन इंटू 0.46 इंटू 0.46, ये कितना होता है देखते हैं, 15 मिलियन इंटू 6.9। अब इसकी एंट्री बनाओ, ये देखो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 6.9। अब इसकी डबल एंट्री बनाओ, यहाँ देखें इसकी एंट्री बनेगी प्लेटफॉर्म डेबिट 6.9 और ये प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा 6.9। ओके मैं एक मिनट इसकी आपको पूरा याद दिला देता हूँ कि पहली बात है सर लायबिलिटी क्यों बुक हुई, प्रोविजन क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि लिखा हुआ था जो खराब करेगा वो सही करेगा, तो और हमने पहले दिन ही सब खराब कर दिया, तो डे 1 पर ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया, तो प्रोविजन तो बुक करना है। सर सामने एसेट को डेबिट क्यों किया, आप लोगों को याद है आईएएस 16, सुकून से सुने, आईएएस 16 का जो कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट यानी इनिशियल रिकग्निशन का क्राइटेरिया है, हर वो खर्चा
कि जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, सब कैपिटलाइज होता था। हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, सब कैपिटलाइज होता था। हाँ, तो अगर आप ये पेपर पे साइन नहीं करते तो ये काम शुरू नहीं होता ना, तो एसेट वर्किंग कंडीशन में आता ही नहीं, तो इसीलिए एसेट को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ मैंने याद दहानी के लिए सवाल करा रहा हूँ, ये सब पढ़ाया हुआ है। अब बताओ, आप एक और काम करोगे, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि आपने ये जो 6.9 मिलियन कैलकुलेट किया है ये थ्रू डिस्काउंटिंग किया है, ये 6.9 कैलकुलेट हुआ है थ्रू डिस्काउंटिंग। तो जिस रेट पे डिस्काउंटिंग हुई है उसी रेट पे अनवाइंडिंग होगी, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग हुई उसी रेट पे क्या होगी, अनवाइंडिंग होगी। बताओ कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है, देखो इंटरेस्ट रेट था 8%, तो 6.9 का अगर आप 8% लेना, अगर आप 6.9 का 8% लें, ये होता है 0.552, ये होता है 0.552। तो आप एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 0.552 और अपना प्रोविजन को सामने क्रेडिट कर देंगे 0.552। ओके, आपका प्रोविजन इनिशियली 6.9 था, 6.9 में 0.552 ऐड हो जाएगा, तो आपका ईयर एंड पे ये प्रोविजन बनेगा 7.452। ये आपका ईयर एंड का प्रोविजन हो जाएगा, विच इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि काम अभी भी 9 साल बाद कराना है। ये प्रोविजन एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट, क्योंकि काम अभी भी 9 साल बाद कराना है। सही है, ओके। तो बेटा अब इस सवाल का जो एमसीक्यू, ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये अगले पेज पे थी, वो पेज मैंने आपको दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, आपको सॉल्व करा दिया है। अब एक और चीज बताऊं, इतना करने के बाद एक डेप्रिसिएशन भी हम करते थे। ये प्लेटफॉर्म आपने टोटल कितने का बुक किया है, देखें, प्लेटफॉर्म आपने टोटल बुक किया एक बार 30 मिलियन का, ये देखें, और एक बार 6.9। प्लेटफॉर्म आपने एक बार 30 मिलियन का बुक किया है और एक बार 6.9 का, तो 30 और 6.9 होता है 36.9। 30 और 6.9 कितना होता है, 36.9। तो बेटा आप इस एसेट को डेप्रिशिएट भी तो करते हो, याद है, तो ये हो जाएगा 36.9 divided by 10 years. 36.9 divided by 10 years will give you 3.69 per annum. Okay बेटा, राइट, ये हर साल की डेप्रिसिएशन भी आ गई। तो अब आप मुझे बताएं, अगर एग्जामिनर हमसे पूछे, आप सबने पढ़ा हुआ है बेटा ये, दिस इज नॉट न्यू थिंग फॉर यू, यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन IAS 16, 2-3 सवाल आपने खुद भी करके दिए थे मुझे। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि PNL एक्सट्रैक्ट बना दें, अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि PNL एक्सट्रैक्ट बना दें कि इस साल के PNL में क्या क्या जाएगा, 30 सितंबर X8 वाले PNL में क्या क्या जाएगा, तो हम कहेंगे एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा और एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा और एक डेप्रिसिएशन, ये दोनों जाएंगे। सही है, ओके। ये इसका प्रैक्टिकल मैंने पूरा करा दिया है, जो कि इसकी अगली रिक्वायरमेंट में था, लेकिन मैंने आपको यहीं समझा दिया, वो रिक्वायरमेंट नहीं दी है। ठीक है, 1-2 मिनट रुक रहा हूं मैं, आप अच्छी तरह ही देखें बेटा, और कोई मसला है तो सवाल पूछ लें, वरना ये बता दें इफ यू गॉट इट, तो एक हिट मी अ मैसेज। हाँ जी बोले, एक मैसेज कह रहे हैं। बेटा ये जो 0.552 है ना, ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है, जिस रेट पे आपने डिस्काउंटिंग की उसी रेट पे अनवाइंडिंग होगी, क्योंकि असल में तो फ्यूचर में 15 मिलियन दे रहा है ना, कई सालों बाद तो 15, तो दोबारा लाइबिलिटी को 15 पे लेके जाना है, दोबारा लाइबिलिटी को वापस। तो देखो लाइबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, अभी जो लाइबिलिटी ईयर के स्टार्टिंग में 6.9 थी,
वो ईयर के एंड पे हो गई 7.452, फिर अगले साल थोड़ी और बढ़ेगी, फिर अगले साल और बढ़ेगी, तो ये बढ़ते बढ़ते एंड में पहुंच जाएगी एग्जैक्टली 15 पे, क्योंकि 10 साल के एंड पे 15 मिलियन की हमें करनी है ना पेमेंट, इसलिए। चलो एक और सवाल बेटा, आप लोगों को पता होगा, ये बात सुने, IS 37 के जो 3 पॉइंट्स है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट। तो उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो आप लोगों को जब लास्ट लेक्चर आप लोगों ने सुना है, जो आप लोगों ने डेफिनेटली देखे हैं लेक्चर्स, उसमें आपको बताया गया था कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या तो लीगल हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव, या लीगल हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव। लीगल का मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर नहीं किया तो केस हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब हमारी पास्ट प्रैक्टिसेस या हमारी पॉलिसीज की वजह से सामने वालों के दिलों में हमने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है। सामने वालों के दिलों में हमने क्या क्रिएट कर दी है? वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है, सामने वालों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है, याद है? ओके, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की भी इक्वली वेटेज है और उस पर भी सारी अकाउंटिंग यही है, भूलना नहीं। चलो अब ये एक एमसीक्यू देखो, थ्योरी का है 311। There is no legal obligation for Promoil to remove the oil platform, but Promoil has a published environmental policy which it has a history of honoring। क्या मतलब? बेशक गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, लेकिन मेरी कंपनी 20 साल पुरानी है, और 20 साल से मैं जब भी ये वाला काम करता हूं ना, मैं ये माइनिंग का काम करता हूं ना, तो आई ऑलवेज डीकमीशन दैट साइट। हमेशा मैं उस साइट की डीकमीशनिंग करता हूँ, हमेशा। जब भी मैं खराब करता हूँ एंड में सही करता हूँ, इतनी बार किया और इसकी मार्केटिंग भी इतनी करता हूँ कि हम इतने एथिकल लोग हैं कि अब लोगों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है कि ये लोग ये हमेशा काम करेंगे। तो अब बेशक मेरी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, तो वही पूरी अकाउंटिंग होगी जो आपको पढ़ाई है। कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट की पूरी वही अकाउंटिंग होगी, इवन इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव। इसका आंसर पढ़ें, बी आंसर है, पढ़ लो। Promoil should recognize a provision, yes, as there is a constructive obligation, क्योंकि यहाँ constructive obligation है, क्योंकि यहाँ constructive obligation है। ओके, डन। सही। अब बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा सवाल मैं आपको करा रहा हूं। मैंने ये उस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था ओरली, लेकिन ये मैं अब आपको वैसे बता देता हूं, सुने। देखें, आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि provision is dependent on obligating event। provision is dependent on obligating event। provision is dependent on obligating event। अगर obligating event day वन में अराइज हो गया, अगर obligating event day वन में अराइज हो गया, तो कंप्लीट प्रोविजन डे वन पे बनेगा। सही। जैसे आप लोगों को जो माइनिंग की मिसालें दी थी, माइनिंग की मिसालें, प्लीज दिल से सुने, गौर से सुने। आप लोगों को जो माइनिंग की एग्जांपल दी थी, उसमें गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि जो खराब करेगा वो सही करेगा, जो इस जगह को खराब करेगा वो सही करेगा। और मैं अगले सेकंड में ही पूरी जगह खराब करने वाला था, मैं अगले सेकंड में ही पूरी जगह खराब करने वाला था, तो अगले सेकंड में ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज नहीं हो जाएगा? अगले सेकंड में ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज नहीं हो जाएगा? सोचो। और जब अगले सेकंड में ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो जाएगा, तो कंप्लीट प्रोविजन फिर डे वन पे आप बुक करते थे, याद आया कि जो खराब करेगा वो सही करेगा। पक्का? हाँ। अब हमने बच्चों को ये पढ़ा के भेजा था, ये चीज पढ़ा के भेजी थी, एग्जामिनर ने सवाल
जरा डिफरेंट बना के दिया, क्योंकि अब एसीसी का एग्जामिनर है ना, कॉन्सेप्ट वही होगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, समझ लो कि ये जिस रूम में मैं बैठा हूं ना, ये मैंने रेंट पे जगह ली है। ये रूम क्या, ये पूरा घर मैंने रेंट पे लिया था, बड़ा घर था, सही है। तो इस घर में जब मैंने जगह ली ना, तो ये एक रेजिडेंशियल घर था समझे, और मुझे यहाँ पर कॉलेज बनानी थी। तो कॉलेज के लिए मुझे रूम्स को तोड़ना था, कुछ रूम्स को तोड़ना था, कुछ रूम को ब्रेक करना था। कोई बहुत बड़ा रूम है तो उसको दो पीसेस में डिवाइड करके दो छोटे रूम बनाने थे। यानी मुझे घर घर में ऑल्ट्रेशन करनी थी, मुझे इस घर में चेंजेस करनी थी, जबकि घर मेरा नहीं है। मैं यहाँ टेनेंट हूँ, घर किसी और का है, लैंडलॉर्ड का घर है। ठीक है, अब सुने, बहुत गौर से सुनना स्टोरी। तो मैंने क्या करा, मैंने चेंजेस कराने के लिए अपने लैंडलॉर्ड को कॉल की। मैंने कहा सर मैं चेंजेस करा लूं, मैं चेंजेस करा लूं? तो उसने कहा हाँ करा लो, लेकिन मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। उसने कहा मैं आधे घंटे में आता हूँ, फिर करा ला। तो अभी मैं चेंजेस कराने ही वाला था घर में, मैं घर में चेंजेस यानी ऑल्ट्रेशन कराने ही वाला था, कान खोलो। इतने में लैंडलॉर्ड आया और एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में दिया, बोला इसको पढ़ के साइन कर दो, इसको पढ़ के क्या कर दो, साइन कर दो। तो मैंने कहा जी ये क्या है? तो बोला जी, गौर से सुनना, बोला उसमें लिखा हुआ था कि जो इस जगह को चेंज करेगा यानी ऑल्ट्रेशन करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, नई दीवारें बनाएगा, वो 5 साल बाद जब जा रहा होगा ना, 5 साल के बाद जब जा रहा होगा ना, उस वक्त वो इस जगह को ओरिजिनल हालत में लेकर आएगा। यानी अगर आपने एक दीवार तोड़ी है, तो बाद में 20 साल बाद या 5 साल बाद वो दीवार बना के देना जाने से पहले, या अगर एक नई दीवार लगाई है तो उसको हटा के जाना, यानी ओरिजिनल हालत में घर को रिस्टोर करके जाना। ये लिखा था उस पे, और साफ लिखा था कि जो ये खराब करेगा वो सही करेगा, जो खराब करेगा वो सही करेगा, जो इस घर में चेंजेस करेगा वो एंड में सही करके देगा। और मैं अभी अभी 1 घंटे बाद ही सब चेंज करने वाला हूं, मैं अभी अभी 1 घंटे बाद ही ये सारा चेंज करने वाला हूं। तो अभी के अभी ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गई सही कराने की, अभी के अभी ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गई सही कराने की। तो ये वही वाला केस तो हुआ कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट वाला, ये वही वाला केस तो हुआ कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट वाला, और इसकी बनेगी कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट। हाँ सही। अच्छा अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज और सिखाता हूं। बेशक घर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, घर तो उसका है, लेकिन मैं इस घर में समझ, अगर आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आए ना, हमारे यहाँ भाद्राबाद वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें वुडन दीवारें बनाई हुई है हमने कुछ, यानी हमारी लाइब्रेरी जो वहां बच्चे पढ़ते हैं उसमें एक आध रूम वुडन रूम भी है जो हमने खुद बनाया है। तो आप जरा सोचो, मैं मानता हूं घर मेरा नहीं है, घर जगह मेरी नहीं है, लेकिन मैंने वुडन दीवारें बनाई हैं, और वुडन दीवारें मैंने अपने यूज करने के लिए बनाई हैं, और कम से कम अगले 5 साल तक यूज करूंगा, क्योंकि 5 कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो इसका मतलब वो वुडन दीवारें अकॉर्डिंग टू IS 16 कैपिटलाइज होंगी। वुडन दीवारें मैंने पैसे दिए होंगे ना, अभी अभी कारपेंटर को पैसे दिए और वुड खरीदी और वुड इंस्टॉल करवाई। तो ये वुडन दीवारें मैंने यूज करने की नीयत से ली है ना, यूज करने की नीयत, और ये मुझे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट भी देंगी। ये मुझे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड क्या देंगी, इकोनॉमिक बेनिफिट भी देंगी। तो ऐसी सूरत हाल में मैं इसे कैपिटलाइज करूंगा, ऐसी सूरत हाल में मैं इसे क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा, ऐसी सूरत हाल में मैं इसे कैपिटलाइज करूंगा अकॉर्डिंग टू IS 16, और डेप्रिशिएट भी करूंगा। सही है। तो अब दो चीजें मैंने अंदर बता दी, एक कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट, और एक ये जो मैं खर्चा कर रहा हूँ अभी, जो ऑल्ट्रेशन पे खर्चा कर रहा हूँ, ये सब मैं कैपिटलाइज भी करूंगा अकॉर्डिंग टू IS 16, और उसको डेप्रिशिएट भी करूंगा। अब चलो ये पढ़ो, पढ़ो बिस्मिल्लाह, पढ़ो इंशाल्लाह समझ जाओगे, पढ़े। फंड एंटर्ड इन अ 20 ईयर। अच्छा लीज पे मत पढ़ो, अभी मैंने IFRS 16 नहीं पढ़ा है, लीजिंग की चीज में कोई घुसूंगा नहीं, मैं लीजिंग की चीजों में नहीं घुसूंगा। मैं अपने काम की चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, IS 37, जो IS 37 है वो हमें समझना है इसका। विच हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 8 ईयर्स, अभी 8 साल बचे हैं, अब 8 साल अभी हमारे पास है, मौजूद हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2012, आज है 1 अक्टूबर 2012, आज का दिन है मेरे प्यारे बच्चों 1 अक्टूबर 2012, और ईयर एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर 13 को, ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 13 को। अब सुने, prior to 1 अक्टूबर 2012 फंडू obtained a permission from the owner of the property to make some internal alteration। देखा, पढ़ो। फंड यानी मैंने अपने उसको बोला लैंडलॉर्ड को, यार मुझे कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है, to the property that it can be used for a new manufacturing process
which Fundu is undertaking. The cost of these alteration was 7 million. देखा, वो जो मैंने दीवारें वगैरह बनाई वो जेब से अभी भी पैसे देने पड़े 7 मिलियन के, सही है। तो अब ये दीवारें मैं कैपिटलाइज करूंगा, तो मैंने देखो फौरन से इसको IAS 16 के थ्रू कैपिटलाइज कर ली। पीपी डेबिट 7 मिलियन और बैंक या कैश क्रेडिट 7 मिलियन, ये मैं कैपिटलाइज करूंगा क्योंकि ये मुझे मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी और मेरे यूज में आएंगी ये दीवारें, ठीक है। अब आगे सुनो, अब और ये उसी वक्त कंप्लीट भी हो गई, यानी उसी वक्त बन गई। ऑल्टरेशंस कैन बी टेकन एज नेग्लिजिबल। अब पढ़े, देखा अंग्रेजी पढ़े, यहां से कहानी में यू टर्न आया। अ कंडीशन, एक कंडीशन यानी साइन कराया, सामने वाले ने साइन कराया। अ कंडीशन ऑफ बीइंग ग्रांटेड परमिशन वाज दैट फंडू वुड हैव टू रीस्टोर द प्रॉपर्टी टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन बिफोर हैंडिंग बैक द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द लीज। देखा, एंड में वापस करने के लिए, यानी वही लिखा था कि जो खराब करेगा वो सही करेगा, जो ऑल्टरेशन कराएगा वो ओरिजिनल हालत में रिस्टोर करेगा। द एस्टिमेटेड रिस्टोरेशन कॉस्ट एट 1 अक्टूबर 12 पढ़े, डिस्काउंटेड, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है एट 8% टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 मिलियन। तो बेटा आपको रेडीमेड प्रेजेंट वैल्यू उसने दे दी है कितनी, 5 मिलियन की। आप इसकी एंट्री बना दें, यही कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट की बेटा अब आपको आती है, दूसरी बार पढ़ा रहा हूं आज के दिन और पहले भी पढ़ा चुका हूं। पीपी डेबिट 5 और प्रोविजन क्रेडिट 5, ऐसा ही है। अब सुनिए, आपको पता है ये जो प्रोविजन है ये एक लायबिलिटी है और ये डिस्काउंटिंग हुई हुई है, डिस्काउंटिंग 8% पे डिस्काउंटिंग हुई है। तो कितना ये पुराना डायलॉग है, कितना पुराना डायलॉग है कि जिस रेट पे डिस्काउंटिंग हुई है उसी रेट पे अनवाइंडिंग होगी, याद है। तो 5 मिलियन का 8% निकाल लो, यह आएगा 0.4। तो यहां एक एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 0.4 और प्रोविजन क्रेडिट 0.4। सही, 5 प्लस 0.4 कितना होता है, 5.4, सही है। तो अब आपके पास ईयर एंड पर ये जो लाइबिलिटी आ गई प्रोविजन की, ये 5.4 हो गई, ओके, नॉन करंट लाइबिलिटी। एक और छोटा सा काम कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, आपको पता है आपके पास, अब ऊपर पढ़ लो, 8 साल रह गए, 8 साल रह गए, 8 साल, 8 साल, यानी इन सब चीजों की लाइफ है 8 साल। तो अब आप इस एसेट को डेप्रिशिएट करो, 7 और 5, पीपी टोटल 12 मिलियन से 12 मिलियन का एसेट है, पीपी 12 मिलियन का है। तो डेप्रिसिएशन निकालने, 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, कितना आता है, 1.33 आता है, कितना आता है शायद, नहीं 1.5 आएगा। सही है, हाँ। तो अब देखो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई, ये देख लें, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर ली। अब बताएं, अगर इस साल की इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इस साल की इनकम स्टेटमेंट बनेगी, तो इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस जाएगा, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस। प्यारे बच्चों याद है, एक डेप्रिसिएशन जाता था, एक इंटरेस्ट जाता था, देख लो आराम से, देख लो, टेक योर टाइम, आराम से सुकून से देख लो। चलो अगर एक छोटा सा पीएनएल का डब्बा भी बना दूं, ये देखें, पीएनएल ईयर एंडेड 30 सितंबर 13 ना, 13 है हाँ। इसमें क्या क्या जाएगा, एक चला जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दैट इज 1.5 मिलियन। एक चला जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज 0.4 मिलियन।
the total came out to be 1.9 million. Okay, right? सही, डन। और एसओएफपी में ईयर एंड पर ये नॉन करंट लायबिलिटी जाएगी और एक एसेट चले जाएगा। 12 मिलियन का इनिशियली एसेट था, 12 में से 1.5 निकाल दोगे, 12 में से 1.5 निकाल दोगे तो एसओएफपी में चला जाएगा ईयर एंड पे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जाएगा ना, वो जाएगा 12 माइनस 1.5, 10.5 रुपए का चले जाएगा, 10.5 रुपए का चले जाएगा। सही है? ओके, ये सब आपने किया हुआ है पहले। चलो, अब आज इतना ही रख रहे हैं आज के लिए। मैं ये स्लाइड्स आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है? मैं फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जितने भी आईएएस पढ़े हैं उसकी बुक रीडिंग भी की है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, वरना आपको फायदा नहीं है पढ़ने का। बुक रीडिंग इज मस्ट, इस कोर्स के साथ बुक रीडिंग मस्ट है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तो काइंडली अपना ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी सेम टाइम पे।